कंटिन्यू करते हैं एक बहुत अच्छा टॉपिक जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलों के चुंबकीय एवं वैद्युत गुण के बारे में, मतलब इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आपने पहले से सुन रखे होंगे, जैसे कि चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, ये वाले वर्ड पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक आपका 11वीं में भी आते हैं। ठीक है ना, अगर आपने एमओटी थ्योरी को पढ़ा हो तो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिस्ट्री में। ओके, चलो, तो सबसे पहले जैसे कि चुंबकीय पदार्थ, तो ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उदाहरण के लिए जैसे कि बेंजीन, NaCl और B2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड बोल सकते हो आप उसे। ठीक है, तो ये सभी कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो क्या लिखा है, पहली लाइन में बोला है कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल प्रतिकर्षण दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने की कोशिश करें तो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा रिपेल होते हैं, प्रतिकर्षण होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है और आप किसी पदार्थ को लेकर के इधर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, हल्का सा प्रतिकर्षण महसूस करते हैं पीछे की ओर। समझ लो, मतलब इन पर क्या लगता है, एक धक्का सा लगता है हल्का सा। ठीक है, अच्छा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप समझते हो ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अगला नेक्स्ट क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, मतलब अट्रैक्शन शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ठीक है, अच्छा, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तथा ये निश्चित चुंबकीय आघूर्ण, एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। मतलब इनके चुंबकीय आघूर्ण के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसमें क्या बोला इन्होंने कि एक निश्चित चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जैसे कि O2 और ये वैनेडियम ऑक्साइड, और ये आप बोल सकते हो, देखो इसे बोलेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड, CuO, क्या बोलेंगे इसे, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ओके, तो ये सभी क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। वैसे चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है μ=N N+2 Bm का मतलब होता है बोहर मैग्नेटॉन, इसकी यूनिट है, और N अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वेयर N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, तो कुछ नया नहीं है इसमें, बस दो जस्ट रिवर्स लिखा हुआ है। यह दुर्बल प्रतिकर्षण प्रदर्शित कर रहे थे, तो ये आकर्षण, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर चुंबकीय आघूर्ण तो स्वतः ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मैटर। ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण दर्शाते हैं। सबसे पहला, जैसे यहाँ पर तो अट्रैक्शन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन होता है और वो भी स्ट्रॉन्ग होता है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तथा चुंबकीय क्षेत्र हटाने जाने के काफी समय बाद तक भी चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। मतलब अगर इनके पास से जो चुंबकीय क्षेत्र आपने जनरेट किया हुआ है उस मैग्नेटिक फील्ड को आप हटा देते हो, मतलब मैग्नेटिक को हटा देते हो, उसके बाद भी इनके अंदर चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा हो कभी कि जो मोबाइल वाले लोग होते हैं ना, जो मोबाइल सही करते हैं, उसमें क्या है कि कभी कभार जैसे छोटे छोटे पेज होते हैं, उनको खोलने के लिए भी वो जो पेचकस का यूज करते हैं, उसे क्या लगाते हैं, चुंबक पे लगाते हैं और आसानी से वो ऊपर चिपक आता है उसके साथ। अगर आपने कभी देखा हो मोबाइल वाले को मोबाइल सही करते हुए, तो मतलब लोहे को अगर आप चुंबक के संपर्क में ले जाते हो तो उस चुंबक को हटाने के बाद लोहे के अंदर, मैंने क्या बोला, चुंबक के संपर्क में आप लोहे को ले जाओ, आयरन को, Fe को। ओके, और फिर चुंबक को वहां से हटा दो, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो जो लोहा है उसके अंदर चुंबकीय गुण पैदा हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक वो लोहा भी चुंबक का कार्य करने लगता है। इनका कहने का मतलब बस यही है। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखें, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, याद करने का तरीका फेकोनी। ठीक है, अच्छा, और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, इसका मतलब जस्ट रिवर्स होने वाला है। इन पदार्थों में विपरीत दिशाओं में समान परिमाण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। विपरीत दिशाओं में समान परिमाण के, बोल सकते हो आप, समान परिमाण के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, मतलब एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, अतः कुल आघूर्ण शून्य होता है। अगर मैं इनके टोटल डायपोल की बात करूं, जो चुंबकीय आघूर्ण के बारे में जो बात कर रहे हैं, इस चुंबकीय आघूर्ण जो लिखा है ना, ये टोटल यहाँ पर 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है इनके लिए, किसमें, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में। ओके, अच्छा, तथा यह चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाते। अगर इनका ये टोटल चुंबकीय आघूर्ण ये 0 होगा तो फिर ये चुंबकीय व्यवहार भी नहीं दर्शाएंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए जैसे MnO, Mn2O3 और Cr2O3। तो ये एग्जाम्पल शायद आप डेफिनेशन छोटी छोटी याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी रहती है।
ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अभी अपने जो लिखे थे वो ABCD जो चारों पॉइंट थे वो बता रहे थे उसके चुंबकीय गुण को, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट और है जो लघु लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबकीय गुण को बता रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल के चुंबकीय गुण का, ठीक है ना। तो आप चुंबकीय गुण जो चुंबकीय गुण आपने कोई हेडिंग नहीं लिखी है, तो जैसे ही आपने हेडिंग डाली थी क्रिस्टलों के चुंबकीय एवं विद्युत गुण, उसके बाद एक हेडिंग डालना चुंबकीय गुण, उसके अंदर लिखना ABCDE को, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, सेकंड पार्ट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तो लास्ट पॉइंट ई जो है इसे डिस्कस करते हैं। क्या है? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी मैग्नेटिक मैटर, फेरी मैग्नेटिक मैटर। इनमें विपरीत दिशा में असमान परिमाण के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, अतः कुल आघूर्ण शून्य नहीं होता तथा यह चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, इससे थोड़ा पिछले जो भी गए थे ना, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ लिखा है, इससे पिछला जो पॉइंट था उसमें भी वहां पर लिखा था कुल आघूर्ण शून्य होता है, इसमें लिखा है शून्य नहीं होता है। आपकी ये चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कुल आघूर्ण को जीरो या नॉन जीरो की जो मैं बात कर रहा हूँ वो किस तरह से है, ठीक है ना। तो आप इस पर ज्यादा दिमाग ना लगाएं, फिलहाल इसे पढ़ लें। ओके, अच्छा एग्जाम्पल क्या, जैसे Fe3O4 फेराइट वगैरह, ओके आज लिख सकते हो इसमें। अच्छा वैद्युतीय गुण देखते हैं सीधा, है क्या बताया मैंने, इसका जो D और E पॉइंट है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो जैसे पीजो विद्युत, पीजो इलेक्ट्रिसिटी, तो किसको कहा गया है? अच्छा विद्युतीय गुण समझ में आता है, ये वर्ड तो समझ में आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी संबंध की बात कर रहे हैं कोई। हाँ, किसी क्रिस्टल पर दाब लगाए जाने पर उत्पन्न वैद्युतीय तरंग को पीजो विद्युत कहते हैं। मतलब कोई क्रिस्टल है, आप जिस पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालें, तो प्रेशर डालने पर क्या होता है, उससे कुछ तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों को कहा जाता है क्या? पीजो विद्युत। ओके, जैसे क्वार्ट्ज, एग्जाम्पल क्या है? क्वार्ट्ज, ठीक है, देखा है वैसे पढ़ा जल जाता है इसे, क्वार्ट्ज, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है आपका पायरो विद्युत, पायरो इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें क्या है कि क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न वैद्युतीय तरंग, जैसे आप किसी क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वहां पर जो तरंगे निकलती हैं वैद्युतीय तरंग, उनको बोलते हैं हम पायरो विद्युत। क्या बोलते हैं? पायरो विद्युत। जैसे एग्जांपल है टारटेरिक एसिड, इसका एग्जांपल क्या होता है टारटेरिक का? टारटेरिक का अगर मैं अणुसूत्र की बात करूँ तो क्या होता है? CHOH COOH, ये CHOH ब्रैकेट में लिखा है, फिर COOH, ओके, और फिर CHOH COOH, ये किसका फॉर्मूला है? टारटेरिक का, ठीक है। अभी कुछ पॉइंट्स इसके बाकी है, एक दो, उनको कंप्लीट करने के बाद फिर उन पॉइंट्स को समझेंगे, D और E को, ये आघूर्ण जीरो नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट। ओके, लिख लो, नोट कर लो। चुंबकीय गुणों में तो कंप्लीट हो चुके थे 5 पॉइंट। हम बात कर रहे थे वैद्युत गुणों में, तो वैद्युत गुण में ये 2 पॉइंट और रह गए, C और D, इनको और देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया था, टोटल डायपोल के बारे में जो कंसेप्ट था। ओके, तो लोह विद्युतीय या इन्हें बोलते हैं या प्रतिलोह विद्युतीय पदार्थ कौन से होते हैं? मतलब यह पदार्थ वैद्युत क्षेत्र में वही व्यवहार दर्शाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में लोह चुंबकीय तथा प्रतिलोह चुंबकीय द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब इनको इन्होंने सिंपल वे में एक लैंग्वेज में लिख दिया। देखो जहाँ पर वैद्युत वर्ड लिखा हुआ है वहां पर उन्होंने क्या बोल दिया? चुंबक वर्ड। जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ और प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते थे, जो गुण वो दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक वही व्यवहार दर्शाते हैं या किसमें? वैद्युत क्षेत्र में। समझ में आया कुछ नहीं? मैंने क्या बोला? देखो यहाँ पर वैद्युत वर्ड यूज हुआ है, वैद्युतीय, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा अभी लोह चुंबकीय पदार्थ या प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, तो जो व्यवहार लोह चुंबकीय पदार्थ या प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में दर्शाते हैं, ठीक वही व्यवहार लोह विद्युतीय एवं प्रतिलोह विद्युतीय पदार्थ विद्युत क्षेत्र में दर्शाते हैं, बस। अच्छा इनके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे लोह विद्युतीय का एक एग्जांपल है आपके लिए VaTiO3, बेरियम टाइटेनेट, और प्रतिलोह विद्युतीय पदार्थ का एग्जांपल लिखा हुआ है PbZrO3, लेड जिरकोनेट बोलेंगे जिसे हम, लेड जिरकोनेट। तो इनके क्या क्या एग्जांपल हैं याद कर लीजिएगा। चलो, और लास्ट पॉइंट इसमें बचता है अतिचालक, सुपर कंडक्टर वे पदार्थ जो एक निम्न ताप पर, मतलब
टेम्परेचर जो होता है बहुत ही लो होता है, उस कंडीशन में निम्न ताप पर लगभग शून्य प्रतिरोध दर्शाते हैं, जिनका रेजिस्टेंट, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो आपके समझ में जल्दी आ जाएगा, शून्य प्रतिरोध दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो वे पदार्थ जो एक निम्न ताप पर लगभग शून्य प्रतिरोध दर्शाते हैं अतिचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, टेम्परेचर को डाउन करने पर जिनका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है उनको बोला है इन्होंने सुपर कंडक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी Hg 4 केल्विन ताप पर अतिचालक की भांति कार्य करती है। मरकरी 4 केल्विन ताप पर अतिचालक की भांति कार्य करती है। ओके, नोट करो। उसके बाद पढ़ते हैं 2 अच्छे पॉइंट। देखो एक छोटा सा पॉइंट है, क्यूरी ताप। क्या होता है क्यूरी ताप? वह अधिकतम ताप जिस तक पदार्थ चुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं क्यूरी ताप कहलाता है। इसको मैं अच्छे से समझाऊं आपको। जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो उसके चुंबकीय गुण खत्म होते जाते हैं, चुंबकीय क्षमता जो होती है उसकी कम होती जाती है, मतलब उसके अंदर चुंबकीय जो गुण होते हैं वो समाप्त होते जाते हैं। और एक टेम्परेचर आता है जिस पर पहुंचने के बाद उसकी चुंबकीय गुण बिल्कुल 0 हो जाते हैं, चुंबकीय व्यवहार दर्शाना बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है कि वह अधिकतम ताप जिस तक पदार्थ चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, मतलब हल्का सा भी वो चुंबकीय व्यवहार दर्शाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे जाने पर मतलब क्यूरी ताप तक तो वह चुंबकीय व्यवहार दर्शा सकता है, लेकिन उससे अधिक टेम्परेचर पर वह चुंबकीय व्यवहार दर्शाना बिल्कुल बंद कर देता है, ठीक है। उसी को बोला गया है क्यूरी ताप। अच्छा, आंतरिक द्विध्रुव व्यवस्था, जो मैं भी बात कर रहा था आप लोगों को समझाने की कुछ पॉइंट्स को, इसमें कोल डायपोल के बारे में बात की गई। एक तो फॉर्मूला लिखा था आपने μ=√n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसको थोड़ा सा समझना है। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो एरो यहाँ पर शो कर रहे हैं ये डायपोल को बता रहे हैं, द्विध्रुव को, ना कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। जैसे लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं तो लोह चुंबकीय पदार्थों में जितने भी द्विध्रुव होते हैं वो सभी एक ही दिशा में कार्यरत होते हैं, जिसके कारण जो नेट चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 नहीं होता और बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जब आघूर्ण बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तो वो बहुत अधिक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये किसको बता रहे हैं? आप मान लीजिए ये डायपोल की डायरेक्शन को बता रहे हैं, ओके। तो नेट यहाँ पर डायपोल 0 नहीं होगा, नेट डायपोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा चुंबकीय आघूर्ण, तो इसीलिए चुंबकीय व्यवहार इनका बहुत अधिक होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, देखो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ आपको, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? देखो, प्रत्याया हुआ है, लोह चुंबकीय पदार्थ का जस्ट उल्टा होता है प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। इसका मतलब है यहाँ पर बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर बिल्कुल 0, मतलब यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कैसा मिलेगा आपको? 0। इसीलिए यहाँ पर एक डायपोल को अप एवं तो इसको डाउन में दिखाया गया है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन और अप डाउन, दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ये बस आंतरिक द्विध्रुव व्यवस्था है, इस तरह से शो किया जा सकता है, उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। कि ये इस बात को शो कर देता है कि टोटल डायपोल 0 है, कि समान परिमाण के विपरीत दिशा में डायपोल उत्पन्न हुए हैं। आप अगर इसकी परिभाषा को देखेंगे तो ये वर्ड आपको वहां पर मिलेगा, समान परिमाण के विपरीत दिशा में आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए कुल आघूर्ण 0 होता है, ठीक है। नेट आघूर्ण 0 होता है, वो इसी बात से क्लियर हो जाएगी लैंग्वेज, मतलब जितने ऊपर की ओर है उतने ही नीचे की ओर आघूर्ण उत्पन्न हुए हैं, इसका मतलब विपरीत दिशा में उत्पन्न हुए हैं, सीधी बात ये है, ठीक है ना। ये तो ऊपर नीचे इस तरह का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो, एक आघूर्ण इधर है तो दूसरा इसके जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में, तो और वो भी इक्वल, उनके परिमाण कैसे आपस में बराबर का, ये म्यू तो दूसरा भी क्या है म्यू, तो रिजल्टेंट इनका 0 आता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट 0 को शो कर रहा है बस। अच्छा, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? वो असमान परिमाण के होंगे। असमान परिमाण का मतलब है जितना चुंबकीय आघूर्ण जैसे मान लो ऊपर की ओर उत्पन्न हुआ, जनरेट हुआ, और उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा नीचे की ओर उत्पन्न होगा, मतलब टोटल 0 नहीं होगा, टोटल नॉन 0 होगा बस। जैसे कि देखो, इसमें ऊपर की ओर मैंने एक एरो शो किया है तो नीचे 2 है, उसके बाद 1 तो नीचे 3 है, फिर 1 फिर ये 2, तो इस किस बात को बता रहा है? बस ये शो करता है अनइक्वलिटी को, असमानता को बता रहा है। असमानता का मतलब है यहाँ पर जो म्यू है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, ये बहुत ज्यादा बोला जा सकता है, इसे क्या बोलूंगा? बहुत, आप म्यू लिख सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अपने समझने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग इसे आप बहुत ज्यादा बोल दीजिए, और इसे म्यू बिल्कुल बोल दीजिए 0, इसे बोल दीजिए म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर भी नॉट इक्वल्स टू 0 ही आएगा ये।
जब वो बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने समझने के लिए तो फिर नॉन जीरो तो होगा ही पक्का, ठीक है ना। तो ये लगभग ये जीरो नहीं होता, ये जीरो होता है और ये बहुत ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी आंतरिक द्विध्रुव व्यवस्था को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब किसी भी पदार्थ की लोह चुंबकीय पदार्थ हो, पतलोह चुंबकीय पदार्थ हो, लवलोह चुंबकीय पदार्थ, उनकी जो इंटरनल डायपोल अरेंजमेंट है उसको आप इस तरह से शो करा सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एक लास्ट वीडियो आएगी इसकी, इस चैप्टर की, जो थ्योरी को लेकर के होगी। ओके, और उसके बाद डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, पूरे एनसीईआरटी बुक के, और उसके बाद देखूंगा मैं कोई साइड हो या AEEE या IIT के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कराऊंगा। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय, टेक केयर। सेकंड वीडियो में थोड़ी दिक्कत होगी।